नमस्कार, नज़रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आज के एपिसोड में बात पंचायती राज की। देश में करीब 2 दशक पहले पंचायती राज कानून लागू हुआ। इस दौरान ये व्यवस्था कितनी टिकाऊ और कामयाब रही, इसके अलग अलग पहलुओं पर नज़र डालेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विकेंद्रीकरण और शासन में हर तबके को हिस्सेदारी देने के पीछे जो सोच थी वो कितनी कामयाब रही और क्या हैं अलग अलग राज्यों में पंचायती राज के सामने चुनौतियां। सोनीपत शहर से 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ये है माल्हा माजरा गांव। पक्की सड़क से देखने पर गांव अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर आएंगे तो पता चलेगा कि यही मुख्य रास्ता है। इसी कच्ची सड़क के जरिए अगल बगल के कुछ और गांव शहर से जुड़े हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बरसात में इधर से गुजरना दुश्वार हो जाता है। गांव में कोई मिडिल स्कूल नहीं है, लिहाजा पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसे इस गांव के लोगों के पास काम से ज्यादा समय है, इसलिए टाइम पास करने के लिए उन्होंने कई तरकीबें खोज ली हैं। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन ताश का खेल खत्म नहीं होता। गांव है, लिहाजा आस पड़ोस के घर में लोग बेधड़क आते जाते रहते हैं। समस्याओं की कमी नहीं है, लोग सब कुछ बताना चाहते हैं। मेला चौपाड़ की भी समस्या और फिरनी की भी समस्या, इस गांव में सब क्या की समस्या से, लाइट की भी समस्या। हाँ, लाइट भी नहीं आती, बहुत दुखी से। बिजली की कमी है और जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको आज भी शौच के लिए खुले आसमान का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, नहीं है गांव में शौचालय, नहीं है, बनाना चाहिए। माल्हा माजरा पंचायत में लगभग 1200 मतदाता हैं और इन्होंने सेना से कैप्टन पद से रिटायर हुए वीर सिंह को प्रधान चुना है। 2010 से अब तक उन्हें 50 लाख से ज्यादा रुपए पंचायती विकास के लिए मिले हैं, जिनको अलग अलग मदों में खर्च करने का उनका दावा है। 4 चौपाल बनाई है, 8 गली बनाई है, 100 ट्यूबलाइट, 8 समरसल ट्यूबवेल, बच्चों के खेलने के लिए 1 लाख का जिम का एक वो बनाया है, और ये 8 गलियाँ हैं। ये काम अभी तक किए हैं। पूरे गांव की लाइट नई कर लगा दी है। लेकिन वीर सिंह सहित गांव के बाकी लोग भी पंचायत की तरक्की के लिए इस फंड को नाकाफी मानते हैं। जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। बार बार हम उनको अपना प्रस्ताव पास करके देते हैं, लेकिन जो हम प्रस्ताव पास करके देते हैं उसका पैसा पूरा नहीं मिलता। हमने पैसे की बहुत कमी है, सबसे कम पैसा हमारे गांव में मिला है। एनसीआर में आने से गांव में जमीन की कीमत बढ़ गई और कागज पर लोग लाखों के मालिक बन गए। गांव में जब पंचायत भवन में काम नहीं होता तो यहाँ गप लगाने के लिए लोग बैठकी करते हैं, लेकिन मजदूरी कोई नहीं करना चाहता। मनरेगा का काम यहाँ ठप पड़ा है। इंदिरा आवास का अभी चल रहा है, उसका कोई मनरेगा का काम करने वाला गांव में आदमी नहीं मिलता। मनरेगा के लिए मजदूर आपको गांव में नहीं मिलते? गांव में कोई मजदूर नहीं है। इस गांव में पंचायत समिति नहीं है और ना ही जिला परिषद। ये दोनों बगल के गांव छतेहरा से चुने गए हैं। छतेहरा थोड़ा बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ पंचायत भवन नहीं है। पंचायती राज अधिनियम में भवन को जरूरी बताया गया था। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के 15 साल बाद 2008 के चार्टर में भी इसकी अहमियत रेखांकित की गई, लेकिन छतेहरा की पूरी पंचायत इस अलमारी में बंद है। इसी कमरे में पंचायत के सारे काम निपटाए जाते हैं। पंचायत में आज बुजुर्गों को पेंशन बांटने का दिन है। इसके लिए कोई मुनादी नहीं होती। लोगों को पता है कि कहां और कितने बजे पेंशन बांटी जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने के पीछे एक लक्ष्य ये भी था कि इसमें समाज के पिछड़े तबकों और महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी पहले से ज़्यादा पुख्ता किया जाए। अभी आप देखेंगे कि हरियाणा सहित पूरे देश में जो पिछड़े तबके हैं, गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी राजनीतिक अधिकारों को लेकर पहले से ज़्यादा सचेत हुई हैं और अपनी मांग को ज़्यादा अधिकार भाव के साथ वो सामने रख पा रहे हैं।
जिला परिषद सदस्य शर्मिला के पति को राजनीति का तगड़ा शौक है। कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार शर्मिला जीती, लेकिन बाहर का ज्यादातर काम अभी भी श्रीदेव ही संभालते हैं। हाँ, जो कुछ हो रहा है आपको पता है साहब, हम क्या कर इसका पता। संतोष यहाँ की प्रधान है। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने के बाद वो निर्वाचित हुई। उनके पति राज सिंह इससे पहले सरपंच रह चुके हैं। बाहर जाने का होता है जो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बैंक से नहीं निकाल पाते पैसे तो मेरे को जाना पड़ता है, नहीं तो तकरीबन यही काम करा। हालांकि दबदबा बनाए रखने की कोशिश में पतियों को मजाक भी झेलना पड़ता है। अरे बड़ा अजीब सा लगता है, कहीं भी हंसी कर लेते हैं। अरे ये प्रधान नहीं है, ये तो नकली प्रधान है, पीए है, ये है, कुछ भी कहें, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है गांव के लिए। और लेडीज कहाँ जाएगी बोलो। राजनीति में पहले से सक्रिय परिवार की महिलाएं ही अधिकतर जीत पा रही हैं, लेकिन हालात बदल रहे हैं और समय के साथ साथ महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ना इतनी ना शर्माती वो बात जो बुझ जाए अफसर में दे दो जवाब। हाँ शुरू से ना ये पहला तो ना दी थी तो मैं दे दूँ जवाब, जो भी कुछ वो पूछते हैं जवाब दे दूँ। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। कुछ राज्यों ने तो पंचायती राज में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं। लिहाजा महिलाओं के भीतर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आता है। ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद पंचायती राज की संरचना और लक्ष्यों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजरिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश में पंचायती राज की। भारत में स्थानीय स्तर पर प्रशासन का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल में भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन के सबूत मिलते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पंचायती राज पर बहस हुई और महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की। आज़ादी के बाद सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को जरूरी माना गया। आजादी के बाद भारत की शासन व्यवस्था को लेकर गहन चिंतन हुआ और उसमें पंचायत की अहमियत को संविधान निर्माताओं ने स्वीकारा। संविधान के अनुच्छेद 40 के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में स्वशासन की इकाई के तौर पर पंचायत को विकसित करने की दरकार है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करें। हालांकि संविधान में दर्ज होने के बावजूद तात्कालिक तौर पर पंचायती व्यवस्था की शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में पंचायती राज व्यवस्था को जरूरी करार दिया। बाद में पंचायती राज की जरूरत और संरचना के अध्ययन के लिए अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति सहित देश भर में कई समितियां बनी। देश में विकास कार्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए धीरे धीरे स्थानीय निकाय की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी। 80 के दशक आते आते ये पता चला कि हमारे जैसे विशाल मुल्क में अगर लोगों का भागीदारी आप निश्चित नहीं कर पाएंगे तो प्रतिनिधित्व करने वाली जो लोकतंत्र का स्वरूप था हमारे संविधान में, वो नाकाफी साबित हो रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती व्यवस्था निर्माण में उत्साह दिखाया। बाद में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों के जरिए प्रशासन के विकेंद्रीकरण को मंजूरी दी। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को हरी झंडी दी गई और उसके बाद कुछ अपवादों को छोड़कर समूचे देश में इसे लागू किया गया। इस वक्त देश में 2,37,510 ग्राम पंचायत हैं। इनमें सबसे ज्यादा 51,969 उत्तर प्रदेश, 27,912 महाराष्ट्र, 23,024 मध्य प्रदेश और 21,649 आंध्र प्रदेश में है, जबकि सबसे कम 10 लक्षद्वीप में, 11 दादर और नगर हवेली, 14 दमन और दीव और 17 चंडीगढ़ में है। इस बड़े तंत्र को विकसित करने के पीछे कई योजनाएं शामिल हैं। More importantly, it also offers a formula for achieving the required change through a 3-dimensional approach
of political will, people's awareness, and building healthy conventions and traditions backed by constitutional and legislative measures. हरियाणा के जिन गांवों का हमने दौरा किया, वहां पंचायती राज व्यवस्था के कारण बदलाव भी देखने को मिले। महिलाओं के भीतर विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। हरियाणा के शहजादपुर गांव की ये महिला अपने घूंघट से बाहर नहीं आती थी। इस वक्त ये सामाजिक न्याय समिति के सदस्य हैं। समिति की इकलौती महिला। पिछले चुनाव में निर्मला ने पंच का चुनाव लड़ा और जीता। मुद्दों पर अब ये लड़ने से कतराती नहीं है। हम जागरूक हुए। जागरूक होने के बाद हमने अपनी बातें, मजबूरियां अपनी सुनीता के सामने रखी। सुनीता जी ने, सरपंच ने मिलजुल के हमारी को ये बता दिया कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं, ये रास्ता आपके लिए अच्छा है, तो हमारा डर निकल गया। Despite the challenges of proxyism, women representatives have performed exceptionally in local bodies in terms of leadership, integrity, responsiveness, and sensitivity. The projection in this study is that after 10 to 15 years, women may occupy more than 50% of seats in all three tiers of their Panchayati Raj system. This is heartening. महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति की राजनीतिक तस्वीर भी बदली। रहमाणा की सीट जब एससी के लिए आरक्षित हुई तो पुराने सरपंच चंद्र सिंह के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया। अब धर्मपाल रंगा सरपंच हैं और चंद्र सिंह का इन्हें समर्थन हासिल है। धर्मपाल रंगा का मानना है कि सरपंच बनने के बाद न सिर्फ वो खुद के भीतर बल्कि पूरे समुदाय में बदलाव महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर चेतना आई है। अब उन लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि हमने जो है ना भी चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम भी यहाँ तक पहुँचे, ये हम ये काम करें। और अब उनका स्वाभिमान इतना जाग चुका है कि वो जनरल में इलेक्शन लड़ने की भी सोचने लग गए हैं। पंचायती राज में मिले आरक्षण ने इन तबकों को सशक्त बनाया है। आरक्षण पहले 1/3 था, बाद में कुछ राज्यों में 50% भी हो गया, बढ़ा, पर महिलाओं का आरक्षण के अनुपात से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होने लगा है। तो इतनी बड़ी संख्या में हर 5 वर्ष में ऐसे महिलाएं और ऐसे गरीब तबके के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हमेशा एक तरह से लाभार्थी या सरकार की आवाभगत में लगे रहते थे, सरकार माई बाप वाली मुद्रा में थे, वो एक तरह से सरकार के संचालन में खुद हिस्सा लेने लगे। पंचायती राज व्यवस्था में जिला, ब्लॉक और ग्राम के स्तर पर जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनमें समन्वय बेहद ज़रूरी है और जब ये समन्वय नहीं देखा जाता है तो मुश्किलें पैदा होती हैं। ब्रेक के बाद पंचायती राज व्यवस्था के सामने पेश चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं की। पंचायती राज का एक बड़ा लक्ष्य था शासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाना। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब था कि पंचायती राज संस्थाओं को अपने फैसले खुद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? आइए एक नज़र डालते हैं। देश में पंचायती व्यवस्था को भूमंडलीकरण और उदारीकरण के पृष्ठभूमि में अपनाया गया। एक तरफ योजनाओं को लागू कराने के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासन की दौड़ थमाई गई, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ भारत प्रतियोगिता करने लगा। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में इस दौरान ये व्यवस्था अपनाई गई। कुछ जानकारों का मानना है कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने में उदारीकरण मददगार साबित हुआ। ग्लोबलाइजेशन के चलते जो आर्थिक उदारीकरण हुआ उसके वजह से सामाजिक मुद्दों पर काम करने का जो महत्वपूर्ण काम था, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, टॉयलेट, ये सारे जो मुद्दे थे, इस पे जिस गति से काम होना था वो गति ने भी तूल पकड़ा। और ये सारे काम ऐसे थे जो कि सिवाय पंचायतों के और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पे ही हो सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि भूमंडलीकरण और पंचायती राज व्यवस्था का आपस में टकराव है।
बहुत सारे सवालों पे जहाँ पे पंचायत का राय लेना जरूरी है, सरकार उसका अनदेखी की। आप जानते हैं WTO का जो व्यापारिक विषय पे समझौता हुआ दुनिया के पैमाने पे, भारत सरकार बहुत चीज़ों के ऊपर हाँ करके चले आए, लेकिन अगर देखा जाए 73 और 74वां संविधान संशोधन के जो ढांचा है उससे पता चलता है कि बहुत सारे अधिकार जो पंचायत का है वो सरकार ने हड़प ली वो समझौता करते हुए। खनिज प्रधान राज्यों में खनन और पर्यावरण के मद्देनजर कुछ अलग किस्म की व्यवस्था की गई। 1996 में संविधान की 5वीं अनुसूची के दायरे में आने वाले इलाकों के लिए खास नियम बनाए गए। पेसा कानून के तहत इन इलाकों में पंचायती राज लागू किया गया। फिलहाल देश के 9 राज्यों के हिस्से इसके दायरे में आते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आधी सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं। सांस्कृतिक रिवाजों और सामुदायिक संसाधनों को संरक्षित रखने की खातिर पेसा कानून बनाया गया। आदिवासी क्षेत्र में पंचायतों को लेकर जहाँ पे पेसा का अधिनियम लागू हो गया, पंचायतों को लेकर काफ़ी सक्रियता और रोष दोनों है, क्योंकि जो ग्राम सभा के जो अधिकार पेसा के अंतर्गत मिले वो अधिकार पूर्ण रूप से वो लगा नहीं पा रहे हैं। खास करके अगर आप फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लीजिए, माइनिंग का लीजिए, लैंड का लीजिए, तमाम रिसोर्सेज जिन पे ग्राम सभा का फैसला होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा। अगर बाजार को आप प्राथमिकता देंगे तो स्वाभाविक है उससे लोगों का जो प्राथमिकता आपके विकेंद्रीकरण के जो सामूहिक कल्पना है उसके पीछे प्रेरणा के स्रोत बन के काम की थी, उसके साथ टकराव होगा। और वही हुआ है पेसा में। जो माइनिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे पंचायत का अनुमति लेना जरूरी है, उसका सहमत होना जरूरी है, उसको दरकिनार करते हुए आप एक तरफा बाद जिसको कहता है। पंचायती राज के सामने कई तरह की मुश्किलें हैं। 1972 में योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों को ये सलाह दी थी कि अपने अपने राज्य में वो नियोजन बोर्ड की स्थापना करें, लेकिन अभी भी इस बोर्ड का ढांचा ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। कई राज्यों में जिला नियोजन बोर्ड और पंचायती निकायों के बीच सही तालमेल नहीं है। जब पार्लियामेंट का रिपोर्ट भी ये पता चला कि बहुत सारे प्रदेश में स्टेट फाइनेंशियल कमीशन गठित नहीं हुआ, उसका रिकमेंडेशन सही तरह से नहीं होता है। अगर रिकमेंडेशन होता है भी उस तहत स्टेट के बजट में पैसा नहीं रखा जाता है। जिला नियोजन कमेटी का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष हो और उसका उपाध्यक्ष सबसे बड़े शहर का मेयर हो, ये राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ। कई राज्यों ने प्रभारी मंत्री, कहीं मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो उनको उसका इंचार्ज बना दिया। तो वो जो मंशा थी संविधान की वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई। राष्ट्रीय वित्त आयोग के जरिए केंद्र से सीधे फंड मुहैया कराने की भी शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बावजूद फंड की कमी की शिकायत हर पंचायत में सुनने को मिलती है। जनप्रतिनिधियों तक फंड पहुंचने की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें अफसरशाही की भूमिका से असंतोष जाहिर किया जा रहा है। अफसर लोग सारा मालिक रहना चाहते हैं और जनप्रतिनिधियों को नहीं देना चाहते हैं। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उनमें वार्ड सदस्य होते हैं, पंच सरपंच ये सभी चुने गए हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उन लोग का कोई महत्व नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, कोई उन लोग को पूछता नहीं है। इसलिए बराबर आंदोलन उन लोग का संगठन, मुखिया सरपंच का संगठन अलग है, पंच लोगों का संगठन अलग है, वार्ड सदस्यों का संगठन अलग है। आंगनबाड़ी से लेकर तमाम कार्यक्रम पंचायतों में चल तो रहे हैं, लेकिन निगरानी के ढांचे पर बड़े तबके को शक है। निचले स्तर तक फंड में टाल मटोल और भ्रष्टाचार के चलते योजनाओं को लागू करने में बेजा देरी होती है। जिला से तो 15 दिनों के अंदर उनके हाथ में पैसा चला जाए, इस पर कमीशन खोरी होती। जो इस पंचायत से कुछ फंड चला जाता ऊपर उनको जाता, नहीं तो बाकी को नहीं जाता। कहते क्या काम क्यों रुका हुआ है मुखिया जी? तो पैसे नहीं आया, पैसा पड़ा रहता है, खर्च नहीं होता। ग्रामीण विकास की योजनाएं पर सारा खर्च नहीं होता। स्थानीय स्तर पर चुनाव के चलते गांव मोहल्लों में गुटबाजी का मामला भी कई इलाकों में देखने को मिला है।
चुनाव के बाद सामाजिक ताना बाना पक्ष विपक्ष के तौर पर बढ़ जाता है। कई राज्य ऐसे हैं जहां स्थानीय चुनावों में बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि उनके दखल से सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम ज्यादा गति पकड़ेगा। जनता में चेतना आएगी, जागरूकता आएगी, तो ये जात पात, ये संप्रदायवाद, ये क्षेत्रवाद, ये सब अपराधवाद, ये सभी बीमारियां हैं, ये सभी एविल फोर्सेज हैं, और इसी से लड़ने का नाम राजनीति है। लेकिन विकृति में लोग बुझते हैं कि राजनीति माने लंदफंद करके या पोस्ट प्राप्त करना। बुराई से लड़ना, राजनीति माने बुराई से लड़ना, बुराई की निंदा करना। कुछ इलाकों में पंचायती निकायों का जोर योजना चलाने पर ज्यादा होता है और प्रशासन का मामला पीछे छूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई मोर्चों पर पंचायत ने काफी मजबूती से सामाजिक सुधार के काम को अंजाम दिया है। पहले 2 साल पहले हमने इस गांव में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। मतलब तब ना तो पुरुष मीटिंग में आके खुश थे, ना महिलाएं सोचती थी कि हमारा टाइम खराब करने को आ गए। पर जब एक सिरे से हम मीटिंग लगातार करते रहे तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेने लगी और पंचायत में भी अपनी बात को रखने लगी। फिर इन्होंने बात रखी कि गाँव में ठेका है, इससे घरों में ज़्यादा लड़ाई होती है, मारपीट होती है हमारे साथ। फिर इन्होंने रोड जाम किया, रोड जाम होने के बाद वो ठेका वहाँ से बंद करवाया। काफ़ी जागरूक हुई है महिलाएं। पंचायत की भीतरी राजनीति में विरोधी गुटों को लेकर भले ही लोग आक्रामक हों, लेकिन पंचायती संरचना को लेकर सब एक मत हैं। गांव देहात के लोग राज्य और केंद्र सरकार पर उतना भरोसा नहीं करते जितना स्थानीय निकायों पर। उनकी आवाज की सीमा यहीं तक है, लिहाजा स्थानीय समस्याओं के निपटारे के लिए लोग पंचायत को जरूरी मानते हैं। पंचायती राज तो जरूरी है, तीनों संस्थाएं जरूरी हैं, जिला परिषद भी और पंचायत समिति भी और पंचायत भी। जो आदमी जहाँ रहता है ना उसी दिक्कत का उन्हें ज़्यादा पता होता है, और जो वहाँ बाहर बैठे हैं कुर्सियाँ पर उन्हें इतना पता नहीं होता। और जो उनको भी पहुँचाएंगे राज्यसभा में, विधानसभा में या लोकसभा में, जहाँ पे पहुँचाना पंचायत सत्र पे जाएगा, गांव से आवाज़ उठ कर जाएगी। पंचायती राज ने देश के कई राज्यों में शानदार काम किया है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके नियमित मूल्यांकन और निगरानी से इसको दुरुस्त किया जा सकता है। अभी तक का अनुभव बताता है कि पंचायती राज ने कमज़ोर तबकों को शासन में हिस्सेदारी दिलाई है। पंचायती राज को और मजबूत बनाने की बहस अभी भी चालू है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो सपना देखा गया था वो पूरा होगा। नज़रिया के इस एपिसोड में इतना ही। एक और एपिसोड के साथ अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।